हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारी क्लास में। फ्रेंड्स, हम मध्य प्रदेश के साहित्यकार पढ़ रहे थे। मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार को हमने 3 वर्गों में विभाजित करके पढ़ा है। ठीक है, हमने प्राचीन साहित्यकार, मध्यकालीन साहित्यकार और आधुनिक साहित्यकार, ये तीनों ही साहित्यकारों को हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे लोक कवि को। लोक कवियों से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम मध्य प्रदेश के प्रमुख लोक कवि हैं उनको देख लेते हैं आज। ठीक है, तो चलिए देखते हैं लोक कवि। जो लोक कवि हैं वो है ईसुरी, सिंगाजी, संत सिंगाजी, जगनिक और घाघ। इन चारों को ही पढ़ेंगे आज हम। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं ईसुरी जी को। जो इनका जन्म हुआ था, देखिए जन्म नहीं पूछा जाएगा आपसे, संवत है संवत 1898। कहाँ हुआ था? मेढकी गांव, झांसी में, जो अभी वर्तमान में कहाँ है? झांसी में है ये स्थान। ठीक है, इनका उपनाम ये आईएमपी है, मोस्ट आईएमपी है उपनाम। बुंदेलखंड का जयदेव कहा जाता है इनको। ठीक है, ईश्वरी को क्या कहा जाता है? बुंदेलखंड का जयदेव कहा जाता है। तो यही ज़्यादा पूछा जाता है आपसे। अब इनकी रचनाएं देखिए, ये क्या थे? ईश्वरी प्रकाश। इनकी रचना का संकलन किसने किया है? क्योंकि ये स्वयं तो पढ़े लिखे थे नहीं, तो इनकी रचनाओं का संकलन किसने किया है? ईश्वरी प्रकाश इनकी पहली रचना है जिसका संकलन किया है गौरी शंकर द्विवेदी जी ने। ठीक है, फिर ईश्वरी सतसई लोकेंद्र सिंह नागर ने। ठीक है, प्रेमिका रजऊ भी एक प्रेरणा स्रोत इनकी रचना है। और ईश्वरी की फागें बाबू कृष्णानंद गुप्ता ने। ठीक है, इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, जो कृष्ण जी होते हैं उनका फाग से संबंध होता है। तो ईश्वरी की फागें किसने की है? संकलित बाबू कृष्णानंद गुप्ता ने। ठीक है, जो हमारे अगले जो लोक कवि हैं वो हैं संत सिंगा जी। ठीक है, इनका संबंध कहाँ से? निमाड़। इनको निमाड़ का कबीर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये कबीर की तरह ही साखियाँ गाते थे। कबीर भी क्या थे? साखियाँ गाते थे। वो स्वयं तो पढ़े लिखे थे नहीं, तो ये भी क्या कबीर की भांति लोक भाषा में साखियाँ गाते थे। तो ये इनका देखिए जन्म कहाँ हुआ था? संवत 1574 में खजूरी ग्राम बड़वानी स्टेट में। बड़वानी स्टेट बता रहा, ठीक है, लेकिन अभी वर्तमान में क्या है? वो खरगोन में, खरगोन जिले में है खजूरी ग्राम। ठीक है, उपनाम इनका क्या था? निमाड़ का कबीर। इनको निमाड़ के कबीर के नाम से जाना जाता है। सिंगा जी का मेला भी लगता है, आपको पता है, निमाड़ में। अब देखिए इनकी रचनाएं देख लेते हैं। परचरी। परचरी इनके शिष्य खेमदास ने इसका संकलन किया है। इनके जो शिष्य थे खेमदास, इन्होंने इसका संकलन किया किसका? परचरी का। ठीक है, बाकी इनकी देखिए, इनकी अगर प्रामाणिक रचना की बात करें तो एक ही रचना है, कौन सी है? यही परचरी। बाकी और भी रचनाएं मिलती हैं, पर ऐसा प्रामाणिक नहीं है कि इनकी रचनाएं ही हैं। लेकिन देख लेते हैं अनहन नाद। अगली रचना है अनहन नाद। फिर 7 वार, 12 मासी, सिंगाजी वाणवली, सिंगाजी का नाराज आदि, ये सभी रचनाएं हैं। परचरी मुख्य रूप से है जो कि प्रामाणिक है, खेमदास ने इसका संकलन किया है। ठीक है, अब हम अपने अगले कवि को देख लेते हैं। अगले कौन से हैं कवि हमारे? जगनिक है। ठीक है, जगनिक, इनको देख लेते हैं। जगनिक क्या रहते हैं? इनके जन्म के विषय में आपको नहीं पूछा जाएगा, नहीं पता चलता, लेकिन ये क्या थे? परमार्दी देव के दरबारी कवि थे। ठीक है, जो कालिंजर नरेश थे परमार्दी देव, उनके क्या थे? ये दरबारी कवि थे। तो इनका समय भी उन्हीं का समय रहा होगा, क्योंकि उनके वो दरबारी कवि थे परमार्दी देव के। परमार्दी देव कौन थे? चंदेल वंश के राजा थे, महोबा कालिंजर से जिनका संबंध था। तो उनके क्या थे? ये दरबारी कवि थे। ठीक है, अब परमार्दी देव के विषय में आपने मध्य प्रदेश इतिहास में पढ़ा होगा कि 1182 में जो पृथ्वीराज चौहान रहते हैं वो आक्रमण करते हैं इनके ऊपर। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान आक्रमण करते हैं कहाँ? कालिंजर पे। उस समय 1182 में कालिंजर पे जब आक्रमण होता है तो उस राजा कौन रहते हैं? वहाँ के परमार्दी देव रहते हैं, जो कि चंदेल वंश के रहते हैं। ठीक है, तो इनके जो सेनापति रहते हैं आल्हा उदल, वो बहुत बहादुरी से लड़ते हैं। तो उन्हीं के विषय में, तो इनका भी समय जो रहा होगा वो यही रहा होगा। अब इनकी रचनाएं देख लेते हैं। पहली रचना है आल्हा खंड। ठीक है, इनके परमार्दी देव के जो सेनापति थे आल्हा और उदल, उनके विषय में आल्हा खंड में वर्णन किया गया है। ठीक है, जो जब पृथ्वीराज चौहान 1182 ईस्वी में इन पे आक्रमण करते हैं कालिंजर पे, तो जो
आल्हा और उदल रहते हैं वो बहुत ही बहादुरी से लड़ते हैं, तो उसी का वर्णन आल्हा उदल की बहादुरी का वर्णन है किसमें, आल्हा खंड में। ठीक है, प्रसिद्ध रचना है, विश्व की सबसे लंबी लोक गाथा है ये। ठीक है, बहुत ही लंबी, क्यों, क्योंकि इसमें आल्हा उदल की बहादुरी का वर्णन किया गया, कुल 52 लड़ाइयों का वर्णन किया गया है ना, 52 लड़ाइयों का वर्णन किया गया है आल्हा खंड में। ठीक है, फिर अगली रचना है परमाल रासो। परमाल रासो क्या है, अब देखिए नाम से ही पता है, परमाल परमार्दी देव के विषय में है। जो कवि होते थे, जो लोक कवि होते थे या दरबारी कवि होते थे, वो क्या करते थे, अपने राजा की प्रशंसा करते थे। तो इन्होंने क्या किया, परमाल रासों में इन्होंने क्या किया, वीर रसपूर्ण रचना है और अतिशयोक्तिपूर्ण रचना भी है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने बहुत ही अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है इनकी वीरता का, परमार्दी देव का। तो इनकी 2 रचनाएं हैं, पहली है आल्हा खंड और दूसरी परमाल रासो। ठीक है, आल्हा खंड में आल्हा उदल की वीरता का वर्णन है और परमाल रासो में जो वीर रसपूर्ण रचना है जो कि परमार्दी देव के विषय में है। ठीक है, तो इनके विषय में इतना ही याद रखना कि किसके दरबारी कवि थी, ये परमार्दी देव के दरबारी कवि थी। है, इनकी 2 रचनाएं थी, किससे संबंधित है ये भी याद रखना। अब जो हमारे अगले कवि हैं, लोक कवि, वो क्या है, घाघ। इनका समय माना जाता है, देखिए 1753 संवत है ये, संवत 1753। आप सभी को पता है कि जो संवत रहता है वो जो 58 ईयर पीछे चलता है। ठीक है, मतलब कि 1753 में अगर 58 को आप माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, सन आ जाएगा। तो ये संवत में इनका जन्म मिलता है। देखिए एग्जैक्ट नहीं मिलता कहीं भी, क्योंकि उस समय इन्होंने कुछ लिखा तो है नहीं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो घाघ रहते हैं, ये घाघ कवि वो अकबर के समकालीन रहते हैं। ठीक है, घाघ किसके समकालीन रहते हैं, अकबर के समकालीन रहते हैं। ये क्या है, सूक्तिकार हैं। ठीक है, सुंदर उक्तियाँ कहते हैं जो, उसको सूक्तिकार कहते हैं। इनका जन्म हुआ कहाँ था, कन्नौज के निकट गांव में हुआ था, कुछ पता नहीं किस गांव में हुआ था। इनको उपाधि क्या दी गई है, ये IMP है, कृषि पंडित कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इन्होंने कृषि को जो है सर्वोत्तम व्यवसाय कहा था। इनकी रचना क्या है, घाघ और भड्डरी, एक ही रचना मिलती है, घाघ और भड्डरी, नाम ही है इनका, तो रचना तो पूछी नहीं जाएगी, फिर भी आप याद रखिएगा घाघ और भड्डरी। इसका संकलन किसने किया था, ये पूछ सकता आपसे, तो संकलन किसने किया था, रामनरेश त्रिपाठी जी ने किया था। ठीक है, तो घाघ और भड्डरी का संकलन किसने किया था आपसे पूछा जाए तो रामनरेश त्रिपाठी जी ने किया था। अब घाघ ने क्या किया था, कृषि को सर्वोत्तम व्यवसाय घोषित किया था। ठीक है, अब घाघ की जो सूक्तियाँ हैं, जो इनकी सूक्तियाँ हैं, वो किसानों के लिए क्या मार्गदर्शन का कार्य करती है ना, क्योंकि कृषि पंडित थे तो कृषि के विषय में बहुत कुछ ये कह के गए हैं। तो इनकी सूक्तियाँ किसानों के लिए मार्गदर्शन का कार्य करती हैं। किसकी सूक्तियाँ, घाघ की। ठीक है, हमने 4 लोक कवियों को पढ़ लिया, ईश्वरी, सिंगाजी, जगनिक और घाघ, सभी को पढ़ लिया, उनके विषय में तथ्य भी देख लिए। अब हम कुछ पुरस्कार देख लेते हैं। हमने जितने भी साहित्यकारों को पढ़ा है, जितने साहित्यकार, प्राचीन साहित्यकार हो गए, मध्यकालीन साहित्यकार हो गए, आधुनिक साहित्यकार हो गए, उन सभी के विषय में जो भी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सम्मान दिया जाता है, पुरस्कार दिया जाता है, उसको एक बार हम देख लेते हैं। ठीक है, पुरस्कार तो मध्य प्रदेश में बहुत सारे दिए जाते हैं, लेकिन हम सिर्फ उनको देखेंगे जो साहित्यकारों के से संबंधित होंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। साहित्यकारों से संबंधित जो पुरस्कार हैं, उसमें जो साहित्यकार हमने पढ़े हैं उन्हीं का देखेंगे हम। ठीक है, जिन्होंने साहित्यकारों को हमने पढ़ा है, तो पहले जो हमने प्राचीन साहित्यकार पढ़ा था कालिदास जी को, तो कालिदास सम्मान कब शुरू हुआ, प्रारंभ कब हुआ, तो 1980 से प्रारंभ हुआ है। इसमें राशि कितनी दी जाती है, 2 लाख दी जाती है। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना, कालिदास सम्मान दिया जाता है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, 1980 से दिया जा रहा है ये, और 2 लाख राशि इसमें दी जाती है। ठीक है, फिर शरद जोशी सम्मान, शरद जोशी जो कि व्यंग्यकार हैं, तो व्यंग्य के लिए दिया जाएगा, 1984 से दिया जा रहा है, 1 लाख रुपए इसकी राशि है। राशि भी आप याद रखिएगा। मैथिली शरण गुप्त सम्मान 1987 से दिया जा रहा है, 2 लाख रुपए इसकी राशि है। ठीक है, अब देखिए ये जो कुछ कवि हैं इनमें कम राशि दी जाती है, जैसे माखनलाल चतुर्वेदी कविता के क्षेत्र में दिया जाता है, बालकृष्ण शर्मा नवीन गीत प्रबंध के क्षेत्र में, सुभद्रा कुमारी चौहान कहानी के क्षेत्र में, इन तीनों ही, और एक ये है नंद दुलारे वाजपेयी आलोचना के क्षेत्र में, इन चारों को ही इनको आलोचना के क्षेत्र में दिया जाता है। इन चारों में ही कितना पुरस्कार दिया जाता है, जो राशि दी जाती है वो कितनी दी जाती है, 14,000 दी जाती है। ठीक है, तो 14,000 की राशि दी जाती है। माखनलाल चतुर्वेदी सम्मान, बालकृष्ण शर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान और नंद दुलारे वाजपेयी, ये इन पुरस्कारों में। ठीक है, अब 2 पुरस्कार हैं, देखिए भवानी प्रसाद मिश्र
और गजानन माधव मुक्तिबोध। भवानी प्रसाद मिश्र कविता के क्षेत्र में दी जाती है, अगर कोई कविता अच्छी करेगा तो उसको भवानी प्रसाद मिश्र पुरस्कार दिया जाएगा। और गजानन माधव मुक्तिबोध जो पुरस्कार होता है वो कहानी के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, तो इन दोनों को ही राशि कितनी है, 22,000 है। तो ये भी आपको याद रखना है, 22,000 राशि इनकी। और ये जो हमने 4 कवियों को देखे थे, इन 4 साहित्यकारों के इनाम की राशि कितनी है, 14,000 है। ठीक है, कालिदास सम्मान पूछा ही जाता है बार बार, तो आपको याद रखना है, ये सभी सम्मान भी याद रखना है। ये पुरस्कार किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, किसी न किसी एग्ज़ाम का पार्ट बनते हैं, तो आप इनके याद रखिएगा। इनकी राशि भी पूछी जाती है, तो आप राशि को भी याद रखिएगा, कितनी राशि किस पुरस्कार में दी जाती है। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने सभी साहित्यकारों को पढ़ लिया। ये साहित्यकारों का आखिरी वीडियो था, आखिरी क्लास थी ये। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा, आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये क्लास पसंद आई, आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।